है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर, वो भी MSc केमिस्ट्री का। एंड जितना हो सके आपको डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। एंड हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैविंग P एटम्स इन +4 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, रेस्पेक्टिवली इज। मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि आप यहाँ पे चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 3 फॉस्फोरस आपको दिए हुए हैं, ओके, सब में 3 3 फॉस्फोरस है। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनमें किन में जो है आपको एक पे फॉस्फोरस की +4 है, +3 है एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, किन में है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप स्ट्रक्चर बन जाए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बहुत इजी वे में कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिए हुए हैं, ओके। तो आप सबसे पहले क्या करें, तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है एवरेज ले लें। मतलब कैसे एवरेज आप कैसे लेते हैं, जैसे आपको पता है X1 X2 एंड X3, अगर आपको यहाँ पे 3 दिए होते हैं तो इनकी एक एवरेज आप किस तरीके से निकालते हैं, X1 + X2 + X3 होल डिवाइड बाय 3, इस तरीके से जो है आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हुए तो उसको आप एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 4 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3, ओके। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 11/3। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की एवरेज। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे आप यहाँ पे लिख लें, 11/3 जो है आपकी एवरेज आनी है, ओके। तो अब देखिए सबसे पहला कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जब फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं हम इसमें। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है 5 देगा, ओके, हाइड्रोजन की 5 होगी, फॉस्फोरस की जो है होगी ये x हो गई, या फिर इसे हम ले लेते हैं 3x, ओके। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन की हो जाएगी -20, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन जो है -2 देता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसे आप लिखेंगे 3x - 15 इज इक्वल टू 0, ओके। तो x इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 15/3। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो एवरेज वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 15/3 आई। मतलब ये कंपाउंड तो नहीं है वो, क्योंकि हमें लाना है 11/3 लाना है। तो चलिए पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे H5P3O7 दिया हुआ है, ओके। तो इसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन फिर से 5 देगा, 5 × 1, ओके, प्लस फॉस्फोरस 3x देगा एंड ऑक्सीजन फिर से -2 देगा, ये कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये +5, ओके, इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस क्या लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 0, ओके। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 3। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर इसे आप लिखेंगे तो ये आपका 9/3 आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है, 11/3 लाना है, तो ये भी नहीं होगा, ओके। तो हमारा ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। अब हम लेते हैं अपना ऑप्शन सी को। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए हाइड्रोजन जो है 5 × 1 देगा, यानी 5 ही देगा, एंड फॉस्फोरस 3 × x, ओके, फॉस्फोरस की x मान लिया हमने, एंड ऑक्सीजन फिर से -2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये कितने हो जाएगी, 5 + 3x - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस, ये इसे माइनस करेंगे तो 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 11/3। मतलब देखिए ये जो एवरेज वैल्यू आई इस कंपाउंड यहाँ पे जो है 3 ऑक्सो एसिड्स के लिए, और जो हमने निकाली थी 11/3 वो मैच कर रही है। मतलब यहाँ पे जो ये कंपाउंड होगा, ये जो आपको ऑक्सो एसिड होगा, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो तीनों के लिए सेम ही होने वाली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल, वेट्स थ्योरी, द एनायन ये दिया हुआ है एडॉप्ट्स, ये मतलब यहाँ पे वेट्स रूल के अकॉर्डिंग जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपने ऑर्गेनोमेट्रिक में वेट्स रूल में आपने ये पढ़ा होगा कि क्या होता है, BnHn पे जब 2 माइनस होता है तो इसे बोलते हैं क्लोजो, ओके। जब यहाँ पे BnHn पे 4 माइनस होता है तो ये होता है आपका नीडो होता है, ओके। यही जगह जब 6 माइनस हो जाता है, सेम चीज रहेगा, तो ये हो जाएगा अरेकेनो। एंड सिमिलरली आगे ये प्रोसीड करते जाता है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पे जनरलाइज्ड इस तरीके से वेट्स रूल होता है, जब आप डिटेल में जब उसे आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो BnHn यहाँ पे क्लोजो दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है क्या है, B12H12 2 माइनस दिया, ओके। तो इसे आप लिख सकते हैं Bn, क्योंकि यहाँ दोनों जो सेम है तो इसे Bn
HN2- लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैच कर रहा है ये क्लोजो से मैच कर रहा है, सो दैट जो हमारा ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा ये होगा हमारा क्लोजो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको सिंपली जो है इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इसके लिए आपको सिंपली समझने की यही चीज़ जरूरत होती है कि आप लिगेंड्स के ऊपर जाएं। तो जहाँ पे सिमेट्रिकल लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड जो है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो EDTA है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, आपको खुद पता है, और ये जो होता है सिमेट्रिकल लिगेंड नहीं होते हैं। एंड जिस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा तो ये आपका यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये देगा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये PTEN2 के बारे में बात करें, जो PTEN2 यानी EN क्या होता है आपका, ये CH2, ये CH2, ये NH2, ओके, ये NH2, इसे आप बोलते हैं EN बोलते हैं। ओके, तो देखिए जब इसे आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, PT, ये N, ये N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एंड यहाँ पे आपका CH2, एंड यहाँ पे आपका CH2। सिमिलरली जो है यहाँ पे NH, यहाँ पे NH, एंड यहाँ पे CH2। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक POS जो है यहाँ से आपकी जो है क्रॉस कर रही होगी। इस कंपाउंड में जो है आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो है आपकी POS क्रॉस कर रही होगी, और जिसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स आपकी होगी ये आपकी जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगी, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एक्सपेक्टेड HHH बॉन्ड एंगल इज, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल जो है ये क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ जो HHH जो होते हैं कुछ इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, जो इसकी साइक्लिक इस तरीके से जो फॉर्म होती है ये इसकी स्टेबल होती है, और इस केस में जो एंगल होता है ये होता है 60 डिग्री एंगल होता है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये होता है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे, द मेटेलिक रेडियाई आर एबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब यहाँ पे जो मेटेलिक रेडियाई यानी जो है एक मेटल है, ठीक है, मेटल दिया हुआ है, एंड यहाँ पे इस तरीके से जो आपने मेटेलिक रेडिया पीरियोडिक में पढ़ा होगा, तो जो मेटेलिक रेडियाई है किस केस में जो रेडियस है यहाँ पे पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई होगा इन चारों के केस के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे सॉल्यूशन ये देता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये मैं बताते चलूँ कि आप सभी यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे जो है डिसिमिलरिटी दिखेगी। वो क्या है कि यहाँ पे जो BCD ऑप्शन में जितने प्रेजेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होते हैं एंड स्टेबल होते हैं, बट EU एंड YB जो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जिसके कारण जो है इनकी जो रेडियाई है अनदर से थोड़ी सी मेटेलिक रेडियाई हाई होती है। इसीलिए जो है इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लीस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट बेसिक यहाँ पे कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जो होता है बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चारों, तो इन तीनों को तो अगर आप एक्सेप्ट कर दें यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम वाला है जो यहाँ पे जो है सबसे लीस्ट बेसिक होगी, क्योंकि इन सभी की बेसिसिटी जो होती है एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेस्फर थ्योरी द मॉलिक्यूल्स और आयन हैविंग आइडियल टेट्राहाइड्रल शेप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आइडियल टेट्राहाइड्रल शेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। जो SO4 2- जो होता है आपका ये आइडियल टेट्राहाइड्रल में ये एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को जो है आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपका आइडियल टेट्राहाइड्रल में जो है आपका एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एमो थ्योरी द डाई एटोमिक C2। यहाँ पे C2 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो C2 से रिलेटेड जो है अगर आप यहाँ पे अगर एमओ डायग्राम वगैरह आप ड्रॉ करने जाएंगे एग्जाम में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना के रखी है, वो मैंने बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो है ट्रिक बना के रखी है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप इनऑर्गेनिक के जो रैंक बूस्टर सीरीज है वहाँ पे आप उसे विजिट करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन क्या करना है, ये C2 दिया हुआ, ओके। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 में कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब देखिए ये जो 12 है ये आपका इवन नंबर है, ओके, ये आपका ऑड नंबर नहीं है, आपका इवन नंबर है। तो यहाँ पे इवन नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड मैंने आपको वहाँ पे एक ट्रिक दिया था, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपको एक सीरीज याद रखनी है जो 14,
ये 13 एंड ये 12 एंड यहाँ पे 15 एंड ये 16, मतलब जो भी यहाँ पे जो भी आपका यहाँ स्पीसीज है अगर 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, मैंने बोले थे। एंड जब जो 13 कंटेन करता है उसका 2.5 होता है, एंड जो 12 कंटेन करता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना 2। तो यहाँ से इस बात से हमें ये पता चल गया कि जो C2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है 2। तो अब जब बॉन्ड ऑर्डर 2 आने वाला है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है ए है एंड ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। ओके, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे कि इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब यहाँ पे देखिए ये इवन है, ठीक है, और जब इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन इसी जगह में अगर 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो आपके पैरामैग्नेटिक यानी ओड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं B2 एंड यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दे तो यहाँ पे हम बात करें तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस केस के लिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स प्रेजेंट इन द गिवन टर्म, मतलब टर्म के ऊपर में जो है आपको माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करने का, चलिए उससे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आता है माइक्रो स्टेट के लिए, वो आता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होता है उसे आप लिखते हैं 2s+1 इंटू 2l+1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 3f में अगर आप देखेंगे तो ये आप टर्म होता क्या आपका, ये टर्म अगर आपने पढ़ा होगा तो टर्म होता है 2s+1 l होता है। ओके, 2s+1 l होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2s+1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 दी हुई है, तो हमने यहाँ पे इसे 3 पुट कर दिया क्योंकि इस वैल्यू की पूरी हमें तरह से दी हुई है। इंटू अगर हम बात करें यहाँ पे f दिया हुआ है तो f के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3, ये होता है s, ये होता है p, ये होता है d, होता है ये f, यानी l की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये l की वैल्यू। ओके, तो 2 इंटू 3+1 इतना हो जाएगी। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 3 या 6+1 7 इंटू 7 इज इक्वल टू ये आपकी आने वाली है 21। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ पे कंसीडर करने की है कहा गया है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, यानी वर्नर थ्योरी जो आपको पता है, वर्नर थ्योरी जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर में ये बात करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए 3 स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड वहाँ से पूछा गया कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है। लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल्स आर कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते, ये होते कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एंड सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसीज इज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं उनमें जो होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, एंड सेकेंडरी वैलेंसेस आर नॉन आयोनाइजेबल ऑफ दीज स्टेटमेंट चूज द, यहाँ पे देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल भी होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे बोला कि चूज करेगी यहाँ से कौन कौन सही है, तो हमने देखा ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एंड सी ओनली। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे जो एसिड्स दिए गए हैं तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे अच्छा मैं तरीका बता दूं कि आप सारे कंपाउंड के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कैलकुलेट कर लीजिए एंड इंक्रीजिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है HClO दिया हुआ है एंड HClO2 दिया हुआ है, HClO3 दिया हुआ है एंड HClO4 दिया हुआ है। अब हम सब में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये -2 ये +1 कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +1, ये -2 ये +1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा एंड -4 में +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाले का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है HClO3, तो ये फिर -2 हो जाएगा एंड ये +1 हो जाएगा, तो 2 3 या 6 हो जाएगा एंड +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड लास्ट वाले का करेंगे सिमिलरली अगर हम, तो ये 4 2 8, ये 4 2 8 एंड ये +1 हो जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। मतलब HClO से जो है HClO4 तक में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 +3 +5 एंड +7 तक इंक्रीज हो रहा है, मतलब यही इसका एसिडिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे HClO HClO2 HClO3 एंड HClO4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रही है। ओके,
तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज, मतलब किसका लिक्विड रेंज होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको एक नोट करने वाला क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका H2SO4 जाता है, उसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज होता है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, यहाँ पे दिया हुआ दो, यहाँ पे कम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछा गया कि ये जो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप दोनों कम्प्लेक्स को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पीडी दोनों में है, C6H5 C6H5 बोथ में है, लेकिन यहाँ पे SCN है, यहाँ पे NCS है। इसी चीज़ को आपको नोट करना है, एक में एक बार SCN है, एक बार NCS है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो लिगेंड्स है दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार जो है यहाँ पे N से अटैक कर रहा है, एक बार ये आपका किससे अटैक कर रहा है, एन, ये एस से अटैक कर रहा है, ये आपका एन से अटैक कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स किसे बोलते हैं, इस तरीके के जो आइसोमर शो करते हैं उससे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। ये आपने 12 में पढ़ा है। मतलब ऐसे जो आपके लिगेंड्स होते हैं जो आपके लिंकेज में जो है तो है थोड़े से बस डिफरेंस दिखाते हैं। लिगेंड्स तो वही होते हैं बट वो एक टाइम पे एक ही लिगेंड से जो है लिंकेज कर पाते हैं, तो वैसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो है इसके वैसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन नेटिव स्टेट। अब नेटिव स्टेट यानी जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इंडिपेंडेंटली पाया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे आप देखेंगे AL जो है, अगर इसे याद करने का मैं तरीका बताऊं तो आप इसकी जो है सिंपली कम्प्लेक्स बना के देख लीजिए। तो अगर AL में अगर आप देखें तो ये आपका Al2O3 इस तरीके से आपका फॉर्म होता है, एंड Cu2O भी आपने देखा होगा, एंड Na2O भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप सारों कंपाउंड देख सकते हैं। एल्यूमिनियम जो यहाँ पे दो के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए सारे में, लेकिन कभी आपने Au2O या Au2O3 इस तरीके के कंप्लेक्स आपने कभी नहीं देखा होगा। ओके, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो कि आपका नेटिव स्टेट में पाया जाता है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एलिमेंट विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 एंड NP6, यानी देखिए NH2 एंड NP6 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, एंड 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके नोबल गैसेस के होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लाइकली टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए आप सिंपली एक लाइन याद रखेंगे, FON। ये तीनों जो होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड फ्लोरीन सबसे अच्छा देता है, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देता है, एंड इसके अलावा जो बाकी आपने कभी देखा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है सल्फर, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच आर सेपरेटेड इन स्पेस विद इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक स्पेस में जो है, अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल है, ये M है मॉलिक्यूल है, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O मैंने मान लीजिए लगा दिए, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर में कौन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आता है, एंड ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इस जगह पे केस के लिए। तो ये जो इस तरीके से आप देखते हैं, तो ये चार्ज की यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे इधर मूवमेंट होगा चार्ज का, इधर ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती है उसमें आप मेनली जो है डाइपोल मोमेंट्स का यूज़ करते हैं, एंड आप बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है पोलर है या नहीं है। तो अगर यहाँ बात करिए पोलर भी, आप यहाँ पे अगर बात करेंगे पोलर बॉन्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डाइपोल है ये पोलर के अंदर, मतलब पोलर जो है डाइपोल के अंदर में ही आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाइपोल। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट लेटिस एनर्जी ऑर्डर। तो लेटिस एनर्जी के लिए आपको पता है लेटिस एनर्जी होता है कि आपका लेटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय होता है आपका साइज हो जाता है। तो चार्ज बाय साइज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके जो है हम ये सारे कंपाउंड्स को हम यहाँ पे देखते हैं, सारे ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है LiH NaH दिया एंड KH दिया हुआ है। तो तीनों में देखेंगे +1+1+1 चार्ज आपको दिया हुआ है। ओके, तो चार्ज हमें देखना है, अब हमें देखना है क्या, चार्ज बाय साइज था। ओके, तो हमें साइज देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे साइज के ऑर्डर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए लिथियम सबसे छोटा है, देन सोडियम, देन पोटेशियम। लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा दिया हुआ है कि पोटेशियम का यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, जिसका जितना छोटा साइज होगा उसका उतना ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा। बिकॉज जो मैंने अभी बोला लेटिस होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइडेड बाय साइज होता है। तो जिसका जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा उसका लेटिस एनर्जी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर गलत स्टेटमेंट बोल रहा है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर लिथियम वाला चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं बता लूँ आपको, लिथियम एच का सबसे ज़्यादा होगा, देन सोडियम हाइड्राइड एंड के एच का ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत हो रहा है। अब यहाँ पे जो बी या सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Mg2+ इसे लिख सकते हैं MgH2 को, Ca2+ लिख सकते हैं एंड Sr2 पॉजिटिव लिख सकते हैं इन तीनों केस के लिए। अब देखिए इसमें देखिए सबसे छोटा साइज किसका है, मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम एंड यहाँ पे Sr स्ट्रोंटियम का हो गया। ओके, तो करेक्ट हो जाएगा आपका Mg+2 का ज़्यादा हो जाएगा, Mg+2 का होगा क्योंकि चार्ज और साइज, क्योंकि चार्ज और सब में सेम है, देन Ca+2 देन Sr+2। अब जो है आप यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, लेटिस इज इक्वल टू क्या था, लेटिस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय साइज। ओके, इस चीज़ से जो आप इसे लेटिस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ। तो देखिए XeF2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका लीनियर होता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से एंड इस तरीके से लीनियर होता है। तो यहाँ पे लीनियर कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप किस तरीके से देखते हैं, ये आपका I, ये Cl, ये Cl, ये Cl एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिया हो, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे आ गए एंड यहाँ पे आपके एक लोन पेयर आपके आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो है आपस में आइसो स्ट्रक्चर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते थे। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आगे को सॉल्यूशन चाहिए तो एक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अनदर किसी चीज़ों की और सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसकी भी आपको सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।